नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर के लगातार देश में चर्चाएं चल रही हैं अलग अलग हलकों में। लेकिन एक खत जो पिछले दिनों हमारे ही कार्यक्रम में सबसे पहले हमने दिखाया था और उस खत के बाद पावर गैलरी में बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन अब एक और 15 सूत्री डिमांड ऐसा आया है जिसको लेकर के सरकार के भी हाथ पांव फूल रहे हैं और जुडिशरी के भी हाथ पांव फूल रहे हैं। लेकिन वो 15 डिमांड अगर पूरे हो जाएं तो देश में न्यायिक प्रक्रिया का कायाकल्प हो जाएगा और देश में आम नागरिकों की जो न्यायिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी और देश में न्याय संपूर्ण रूप से समाज में बहाल होगा। हमारा समाज न्यायपूर्ण हो सकेगा। इसके तरफ ये 15 सूत्री डिमांड अब जो प्रकाश में आया है इस पर चर्चा आम हो गई है। तो ये 15 सूत्री डिमांड हैं क्या? आज इस मुद्दे पर हमारे साथ जाने माने लर्नेड लॉयर, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय जी मुंबई से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है घनश्याम जी आपका। अब आज मैं चाहता हूं कि संक्षेप नहीं विस्तार से जरा उन 15 सूत्री जो मांग है जिसको लेकर के पावर गैलरी में बड़ी मरमरिंग शुरू हो गई है, कोहराम भी मचा हुआ है, हलकान मचा हुआ है। लेकिन आप वकीलों के सानिध्य से जो वो डिमांड आया है पब्लिक के बीच में, तो मुझे लगता है कि वो तो पब्लिक के हित के लिए है। तो ये क्या है डिमांड, या जरा बताइए। देखिए, ऐसा है कि ये जो डिमांड हमने किया है और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, सरकार लागू कर देवे, और इसमें न्यायपालिका को भी थोड़ा सा अमल करना पड़ेगा, क्योंकि भाई दोनों के भाई कंसेंट से ही हो सकता है। या तो कानून बनावे, या तो सरकार कानून बनावे, तब हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है, देखिए आज के पूरे देश में इसके तरफ कोई कभी न किसी सोचा नहीं। कितना बड़ा ये मतलब इनजस्टिस होता है कि आज के सिस्टम में जब से जुडिशरी हमारा इंडिपेंडेंट कंट्री हुई, जब से न्यायपालिका है, पहले तो होता था, अब तो एकदम नहीं हो रहा है। इस चीजों को एकदम मतलब ये और खराब हो गया है। आप देखिए कि जो हायर जो जुडिशरी होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसमें 80% 90% एलिवेशन बार से होता है। बार में जो वकील प्रैक्टिस करते हैं वही हाई कोर्ट के जज बनते हैं, फिर वही प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। कुछ जज तो, कुछ वकील तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। जैसे रिसेंटली आपने देखा था, नागेश्वर राव जी और हमारे उदय ललित साहब हुए थे, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। ऐसे पहले भी कई बार आ चुका है। जैसे अभी आप देखिए आए हैं जो अपना ये जस्टिस विश्वनाथन है, वो डायरेक्ट बार से लिए गए हैं। जैसे जस्टिस नरीमन थे, डायरेक्ट बार से लिए गए थे। तो बार से जो सिलेक्शन होता है, मेजोरिटी हायर जुडिशरी में वही रहते हैं बार से। अब विडंबना देखिए क्या है, कितना बड़ा ये मतलब कि बोलेगा तो अंधेर नगरी है, कि अक्सर देखा गया है कि जिस बार से जो वकील सेलेक्ट होता है उसी बार में हाई कोर्ट का जज बनता है और वहां से रिटायर हो जाता है। अगर हाई कोर्ट तक रहे तो वहां से रिटायर हो जाता है, उसका ट्रांसफर नहीं होता, ट्रांसफर बहुत कम होता है। अब उससे जो बुराइयां पैदा होती है, देखिए समझो जिस बार में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, वहां उसी हाई बार में अगर मैं जज बन जाऊं, हमारी अपनी एक कोटरी होती है, हमारे वहां लोग होते हैं, तो हमको इन्फ्लुएंस करना, हमको करप्ट करना या हमारे करप्शन में इंडल्ज करने का चांस बहुत बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है कि आज में समझिए मैं जज हूं, दुनिया के लिए मैं जज हूं, लेकिन जो हमारे क्लोज सर्कल में हैं, जिनके साथ में उठा बैठा, खाया पिया, मस्ती मजाक किया हूं, नॉर्मल जो लाइफ में लोग करते हैं, उनके लिए मैं जज नहीं हूं। वो जब चाहेंगे तब हमको अप्रोच कर लेंगे अंदर से। हमारी फैमिली वहां पे रहती है, हमारी फैमिली से लोग कनेक्टेड हैं, हमारी फैमिली को अप्रोच कर लेंगे। तो मेरे लिए मतलब एकदम ईमानदारी के साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा, और लोग करते भी नहीं है, कोई नहीं करता, बता दो, वो अनुभव बता रहा हूं मैं। और दूसरी समस्या क्या होती है कि देखिए, ये ह्यूमन बीइंग, सबका अपना अपना परसेप्शन होता है। अगर समाज में आप रहते हो, समाज में अगर आप हो,
तो आपके निगाह में कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, जिस सर्कल में आप हो, समझो आप पत्रकारिता में हो, तो पत्रकारिता में भी आपके निगाह में कोई अच्छे पत्रकार है, कोई गलत पत्रकार है, कोई दलाल है, कोई अच्छे काम करते हैं, एक इमेज बनी रहती है सबकी। ये वकील के प्रोफेशन में भी होता है। तो उसका असर क्या होता है कि जब मैं जज बनूंगा, या जो उसी हाई कोर्ट में आदमी जो जज बनता है वहां प्रैक्टिस करता है, उसी सर्कल में रहता है वो, तो वहां के लोग उसके सामने अपियर होते हैं, वकील अपियर होते हैं। तो उसका जो सब कॉन्शियस माइंड में उसका जो बायस अप्रोच रहता है, किसी को फेवर करना, किसी को डिसफेवर करना, वो ऑटोमेटिक होता है। जैसे समझो हम, जो आदमी जज बना उसके निगाह में कोई वकील गया और उसको लगा ये तो वकील बदमाश है, ये तो वकील कुछ भी नेगेटिव उसके दिमाग में उसके पहले से बैठा हुआ है, उस वकील को अच्छे ढंग से वो नहीं सुनेगा ना, तो उसको रिलीफ देगा। वो काम करता ही करता है, जो बायस अप्रोच होता है। और कई बार ये सब कॉन्शियस माइंड में होता है। मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूं। मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में, कोई महाशय जज है, वो वकील थे, हमारे अपोनेंट थे। जब वकील थे तो हमारे बहुत सारे जज यहाँ पे जो कि हमारे अपोनेंट रहे, वकील बन गए हैं। तो ये महाशय हमारे अपोनेंट थे मैटर में। और थोड़ा सा मेरा एक अग्रेशन रहता है कोर्टों में, थोड़ा सा जब जरूरत पड़ता है तो मैं तो हो जाता है, मेरे से रहा नहीं जाता मेरे से। तो उनका केस मेरिट पे बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो बहुत ज्यादा मतलब कि मिसलीड कर रहे थे, काफी चीजें कर रहे थे। तो हमने क्या किया, हमने कोर्ट को, उस समय के कोर्ट को हमने पॉइंट आउट कराया और बोला कि भैया इनका कंडक्ट तो मिसकंडक्ट है, इनका है, फॉल्स स्टेटमेंट कोर्ट में कर रहे हैं, कॉन्ट्री टू द फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड, मैंने पॉइंट आउट कराया। अब उस समय का जो बेंच थे, वो जज वकील महोदय को लेफ्ट राइट सेंटर करना शुरू, यहाँ तक कंटेम्प्ट इशू करने तक का उन्होंने उनको वार्निंग दे दिया। बाद में उनको माफी मांगना पड़ा, मतलब अपॉलॉजी टेंडर करना पड़ा, उनको दुर्सा हो गई। अब वो महाशय क्या किए कि पहले हमसे हाई हेलो करते थे, बाद में हमसे हाई हेलो करना बंद कर दिए। जैसे घटना घटी उसके बाद हमसे बातचीत करना बंद कर दिए। कट हो गया क्या भाई आशुतोष जी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, दिख नहीं रहा आपका। तो मेरे से क्या है, जो देख के मुस्कुराते थे, बहुत क्लोज तो नहीं थे, मेरे से बातचीत करना बंद कर दिया। मैं बोला कोई बात नहीं, सबका अपना अपना नेचर होता है। ओ महाशय जज बन गए बॉम्बे हाई कोर्ट में, अब आज भी सिटिंग जज हैं। जब वो जज बन गए तो उसी टाइम हमको लगा कि ये तो हमको ट्रबल क्रिएट करेंगे। और आपको बता रहा हूं, जो मेरा एक था, एक एप्रीहेंशन था, वो एप्रीहेंशन मेरा करेक्ट साबित हुआ। उनके सामने जब मेरा मैटर आया, दो चार बार प्रयास किए हमको ह्यूमिलिएट करने का, कुछ करने का, लेकिन जब मैं उनको थोड़ा सा अपने हिसाब से हैंडल किया, और बाद में उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा कि भैया देखिए इनका ऐसा रिकॉर्ड है, हमारे सामने अपियर हुए थे, इस कारण से इस तरह से रखते हैं। तो ये समस्याएं, मैं एक एग्जाम्पल आपको बताया, ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, बता दूं। ऐसे एक जज का नहीं, और जज का भी हमारे साथ हुआ है, तो ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है। तो ट्रांसफर पॉलिसी, पहला मेरा डिमांड है कि आज के जो ट्रांसफर का जो 100% ट्रांसफर पॉलिसी एप्लीकेबल होता है, वो होता है लोअर जुडिशियरी में। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर किया, डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफर किया था, भाई हाई कोर्ट जजेस को नहीं ट्रांसफर किया जाएगा। मेरा तो ऐसा मानना है, और ऐसा होना भी चाहिए, कि जो भी जज, कोई वकील उस बेंच जिस बार से जज बनता है, एलिवेट होता है, वेरी फर्स्ट डे से उसको उस स्टेट में नहीं रहेगा, अपने होम स्टेट में नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे बॉम्बे बार से कोई जज बन रहा है, कितने परसेंट होते हैं सर, आपके पास जो डेटा है उसके हिसाब से कितने परसेंट अभी तक के ऐसे जज हुए हैं जो बार से सीधे लिए गए हैं, और जिस बार से हैं वो उसी कोर्ट में वो रहे और फिर वो रिटायर कर गए? देखिए, ये तो 99% ऐसा है जो कि बाहर से लिए जाते हैं, वहां से रिटायर करते हैं, 99%। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद मतलब कि एक जजमेंट बोला था कि ट्रांसफर पॉलिसी को करने के लिए मतलब 2/3 कम से कम जजेज, 1/3 शायद बाहर से होना चाहिए। मैं बोलता हूँ 1/3 भाई, क्यों 100% करो ना यार, क्यों ऐसा करते हो? ऐसे तो लॉजिक क्या दिया जाता है जो जुडिशरी का है कि भैया ट्रांसफर अगर करो तो कोई जज बनने के लिए तैयार नहीं होगा। मूर्खतापूर्ण बात करते हैं लोग, ये क्यों नहीं जज बन रहे? IAS ऑफिसर लोग नहीं बनते हैं? IAS ऑफिसर ट्रांसफर ऑल ओवर कंट्री होता है कि नहीं होता है? वो जज वो नहीं बनते हैं, जिसको बनना होगा बनेगा, नहीं बना नहीं बनेगा। आप उसी जगह रह के करप्शन करो, बैठो, फेवरेटिज्म नेपोटिज्म करो। और दूसरी समस्या क्या होता है, जज नहीं बनते हैं मतलब जज जज बनना नहीं कोई चाहते हैं क्या? जज की तो हाँ, इतनी कुर्सी खाली है साहब, उनका ये ऐसा कौन सा लॉजिक है? ये कौन सा लॉजिक है? उनका लॉजिक है ऐसा भाई, तब कोई जज बनना, जब अच्छे वकील जज नहीं बनना चाहेंगे, ये क्या मतलब है अच्छे वकील जज नहीं बनना चाहेंगे? ये सब बता दूं, ये सब केवल लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात है। जो बनना रहेगा वो बनेगा, इसको नहीं बनना नहीं बनेगा। और अच्छे वकील से क्या तात्पर्य है? अच्छे वकील से क्या तात्पर्य है? ये वाले जो माल कमा रहे हैं, हाँ, उनका एक भाई जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, जो नॉलेजेबल वकील है, वो हाँ, जज क्यों प्रैक्टिस बनेगा? बहुत अच्छी है। हाँ, और प्रैक्टिस ट्रांसफर क्यों बहुत हो अच्छी है। और हाँ, ये भी हो सकता है कि जो सेटर गेटर भी हैं,
सेटर गेटर भैया भी है ना, प्रैक्टिस तो आजकल बहुत ज्यादा, प्रैक्टिस अच्छी होने, काबिलियत होने, ईमानदारी से प्रैक्टिस करने वाले की संख्या भी तो कम है। भाई साहब एकदम आपने सही बोला आशुतोष जी। प्रैक्टिस की क्राइटेरिया एकदम बदल गई है। मतलब प्रैक्टिस कैसा है, हम नाप कर रहे हो, आप वहां उठ बैठे हो, दलाली कर रहे हो, चमचागिरी कर रहे हो, लिचड़पन कर रहे मुझे हो, तो तो आपकी प्रैक्टिस नहीं बहुत दिखेगी। अधिक, मुझे तो बहुत सारे वकील बोलते हैं कि वो वकील अच्छे होते हैं जिनकी जजों से सेटिंग होती है, परफेक्ट, एकदम सही बात है, सही बात और जो है। ऐसा कि होता है। ऑर्डर अपने फेवर में करवाने के लिए जाने जाते हैं। देखिए मैं कहा एक कहानी जाता बता है दूं। कि लुटियंस मीडिया में बहुत सारे वकील वही हैं जिनका साम्राज्य इतने वर्षों से चल रहा है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं। उनका दलील महत्वपूर्ण नहीं है, उनका सेटिंग महत्वपूर्ण है। ये तो एकदम रियलिटी है ग्राउंड लेवल पे। और आपको बता दूं, मेरे पास कोई एक आया था बंदा, हमारा क्लाइंट ही है, मतलब ऐसे किसी से बात चली तो ऐसे कुछ उन्होंने चर्चा चली, तो मालूम है क्या बोले। हमारी जब चर्चा चली, हमारे कुछ और वकील मित्र हैं, उनसे जब चर्चा चली तो क्या बोले कि भैया आपका क्या होता है, आप कमासुत बेटे नहीं हो ना, आप कमाऊ बेटे नहीं हो। बोला कमाऊ बेटे मतलब क्या हो गया। बोले भैया जज के लिए आप कमाऊ बेटे नहीं हो। कितने मैटर में आपने सेटिंग किया है, कितने मैटर में जज को पैसा दिलवाते हो आप, तो जज आपको क्यों सुनेगा। कमाऊ बेटे होते तो जज सुनता आपको। ये सब ऐसा लोग एग्जाम्पल देते हैं, बता दूं आपको। और दूसरी बता, सबसे और बड़ी ये और न्यू बुराई क्या नॉर्मल है। हो चुका है, ये हर कोर्ट में हो रहा है, ये न्यू नॉर्मल है। हर कोर्ट में, हर कोर्ट में, हर हाई कोर्ट में हो रहा है। और एक और समस्या मैंने, और एक मैं और बता रहा हूं, दूसरी बुराई क्या है कि उसी कोर्ट में जब वो जज रहते हैं तो उनके सगे संबंधी उसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज बता दो, हर हाई कोर्ट में देखिए, हर जज का अगर बेटा वकील है, बहू वकील है, बेटी वकील है, बहू जो सगा संबंधी वकील है, उसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो होता क्या है कि वो चलो उनका बेटा उनके सामने नहीं जाएगा, लेकिन दूसरे जज के सामने जाएगा, उस जज का बेटा इनके सामने आएगा। तो आपस में ऐसा एक पोट्री बना लेते हैं कि एक दूसरे के बेटे के सगे संबंधी को प्रमोट करते हैं, समझे ना, ऑर्डर देते हैं, प्रमोट करते हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। क्लाइंट को तो वही चाहिए, क्लाइंट को रिजल्ट से मतलब है। तो ये बहुत बुराई पैदा हो जाती है। दूसरा, तीसरी समस्या क्या होती है, सरकारी वकील, गवर्नमेंट प्लीडर है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो बेंच से एलिवेट होकर हाईकोर्ट जज बनते हैं, बहुत सारे लोग बनते हैं। तो उनका क्या होता है, जो स्टेट मशीनरी होती है, जैसे पुलिस हो गया, पुलिस हो गया, पीपीआर है, पुलिस रहा, कमिश्नर रहा, एसपी रहा, या और डिपार्टमेंट के जो गवर्नमेंट प्लीडर रहे थे, जो ब्यूरोक्रेट, जो हायर ऑफिसर्स होते हैं, उनकी पहले से एक साठ गांठ रहती है। तो जज बनने के बाद भी वो चीजें कंटिन्यू रहती हैं। आप समझे कि नहीं समझे, वो ऑफिसर आराम से उनको अप्रोच करते हैं, उनको फेवर करते हैं। मैं तो बता दूं, यहां तक मेरे सामने केसेस आए हैं जहां पे व्यक्ति सरकारी वकील रहा है, हाई कोर्ट में एलिवेट हुआ है, पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बोला गया वो तो मेरा बंदा है, तो हमारा आदमी है, वो तो हमारा आदमी, जो काम होगा आपको उससे करवा लेंगे। ये स्थिति बता दूं आपको। तो ये सब अगर 100% ट्रांसफर पॉलिसी अगर हो जाए तो ये बहुत बड़ी बुराई खत्म हो सकती है। तो ये सबसे पहले इंप्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। तो आप किनके सामने बीन बजा रहे हैं? आपने जो आप एडवोकेट घनश्याम जी उपाध्याय जो बीन लेकर के बैठे हैं, वो बजाना चाह रहे हैं, तो किनके सामने बजा रहे हैं ये बीन? आपको लग रहा है कि इस बीन पर कुछ नाचे वाचे गाए, या बस ऐसे ही करके रखा रहेगा, ऐसे करके रखा देखिए, रहेगा, आप बीन मेरा बजाते रहे? मेरा तो दृढ़ एक ही विश्वास में लोगों को बोल रहा हूं कि जब तक वकील या जनता प्रोटेस्ट नहीं करेगी, विरोध नहीं करे, खुल के सामने नहीं आएगी, प्रोटेस्ट करेगी, जब तक रोड पे आकर जब तक नहीं करेगी, तब तक ये सुधरने वाले नहीं। देखिए क्या होता बता दूं, दो ही लोग इसको इंप्लीमेंट कर तो सकते हैं। हाँ, 15 में से पहला पॉइंट तो आपने ले लिया, इसको बोल लीजिए, पूरा कर लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ हाँ जी। देखिए, इसमें दो ही लोग इसको, जितने हमने सजेशन 15 दिए हैं, जो हमने डिमांड किया है, एक करने की जिम्मेदारी है हाथ में न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के हाथ में है। और हम्म। ये दोनों करेंगे नहीं। उसका कारण क्या है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं गड़बड़ करने में। सरकार कभी नहीं चाहती है कि न्यायपालिका ईमान, कोई भी सरकार है, मैं तो एकदम खुल के बोलता हूं, आपको एकदम ओपन बोलता हूं मैं, सरकार किसी भी पार्टी की रहे, सरकार कभी नहीं चाहती कि न्यायपालिका निष्पक्ष और निडर रहे, ईमानदारी से काम करे। क्योंकि अगर सरकार, न्यायपालिका ईमानदारी से काम करेगी तो सरकार में बैठे लोगों को, राजनेताओं को भी ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। तो अगर सर और न्यायपालिका देखिए मजबूत कब हो सकती है, स्ट्रांग, जब जज ईमानदार रहेगा, सिस्टम सही रहेगा। अगर जज करप्ट रहेगा, बदमाश रहेगा, ईमानदार उसके तमाम कांड रहेंगे, जज क्या न्याय करे बताओ। सरकार के पास एजेंसियां हैं, उनके पास सारी मशीनरी है,
सारी जनकुंडली निकाल के रखेंगे कि आप कैसे टाइट हो, कैसे ईमानदारी से काम करोगे। तो समस्याएं है कि सरकार भी चाहती है कि न्यायपालिका ऐसे कमजोर रहे, ऐसे लचर पचर चलते रहे, ताकि हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर, हम जैसे चाहे वैसे काम करवा लें, जैसे चाहे वैसे हम करें नहीं, मनमानी लेकिन करें। हमारा सवाल ये है कि जब आप निष्पक्ष हैं, स्वतंत्र हैं, तो आपको आवश्यकता क्या है सरकार से? सरकार के दरवाजे पर जाने की जरूरत क्या है? आप एक बार जज बन गए तो फिर आप अपनी अपनी ताकत तो दिखाइए, या फिर आपको खुद ही, जब आप कंप्रोमाइज है, सरकार को क्यों कह रहे हैं आप? बस देखिए वही समस्या है, बता दूंगा कि अगर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस हमारा गलत है, अगर गलत लोग वहां पे जा रहे हैं, तो वो कैसे, आप कैसे उनको, आप जो है कि वो निष्पक्ष हो ही नहीं सकते हैं, इंडिपेंडेंट होने के बाद में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके उनके ऐसे कारनामे हैं कि नहीं हो सकते हैं, वो नहीं हो सकते हैं वो। उनको पता है सरकार के पास एजेंसियां हैं, अगर मैं कुछ गड़बड़ करूंगा, हमारे सारी उनके पास सारे हमारे कारनामे हैं, कुछ भी कल हमारे खिलाफ कर सकते हैं, लोगों के साथ खिलाफ हुआ भी है, देखा आपने। तो ये सब चीजें क्या है कि सिलेक्शन प्रोसेस तो कॉलेजियम है सर। कॉलेजियम इस तो लोग कॉलेजियम चौपट को से खत्म रहता करना है। चाहते हैं ना आप कहते हैं कि कॉलेजियम को कॉलेजियम को इमीडिएटली खत्म किया जाए। बिल्कुल खत्म किया जाए। देखिए भारत को दो छोड़ करके दुनिया के किसी और देश में सिस्टम नहीं है, बता दूंगा। और कॉलेजियम में देखिए क्या होता है, कॉलेजियम के लोग मिल करके अपने एक सगे मिनट, एक मिनट। संबंधी को जज बनाते भारत हैं। भारत को छोड़ करके दुनिया के किसी देश में कॉलेजियन की व्यवस्था नहीं है? किसी नहीं, दुनिया की और किसी भी जुडिशरी में नहीं है? कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं अच्छा। नहीं। और और संविधान में आप इसकी चर्चा है क्या? देखिए संविधान में इसकी चर्चा नहीं है, इसकी चर्चा बिल्कुल, कॉलेजियम नाम का कोई चीज नहीं संविधान में, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया, एक जजमेंट के माध्यम से बना दिया है, इंडिपेंडेंस के नाम की जुडिशरी के उन्होंने बना दिया है इसको। और सरकार ने एक बार प्रयास किया था, जब मोदी गवर्नमेंट 2014 में आए थे, इन्होंने आते थे नहीं, प्रयास ऐसा किया नहीं था। हो सकता है क्या घनश्याम जी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ठीक है, आप जुडिशरी की इंडिपेंडेंस चाहते हैं, तो जजों का अपॉइंटमेंट और इसको कर बर्खास्त करने का सब कुछ का अधिकार आपके पास होना चाहिए, बात ठीक है। तभी इम्पीचमेंट के लिए क्यों भेज रहे हैं, पार्लियामेंट क्यों भेज रहे हैं? वो जो चूंकि संविधान में एक प्रावधान है कि हाईकोर्ट के जज को आप इम्पीच कर सकते हैं, ठीक है। तो नहीं, प्रावधान है, हम ये कह रहे हैं, एक मिनट, प्रावधान। एक मिनट, एक मिनट रुकिए। क्या जुडिशरी अपना कमीशन तैयार कर ले और जुडिशियल बोर्ड हो जाए, एक जो जुडिशरी की बोर्ड हो, और वो कमीशन तैयार करे, वो एग्जाम ले, ऑल इंडिया टेस्ट ले ले, जुडिशियल सर्विस का 3-4 कैडर बना दे, डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये होगा, हाई कोर्ट का ये होगा, सुप्रीम कोर्ट का ये होगा, तो ऑल इंडिया लेवल का 3 टेस्ट बना दे, और उसी में से जो एपियर होंगे, वकील एपियर हो सकते हैं, बाहर के लोग नहीं होंगे एपियर, हमारा डिस्ट्रिक्ट देखिए वही, मजिस्ट्रेट। ये वही क्यों नहीं हमारा हो डिमांड सकता है। है? डिमांड हमारा वही है जुडिश कि भैया कॉलेजियम सिस्टम को एबोलिश करो आप, खत्म करो आप, और एक ऐसा कमीशन बनाओ आप, जो जिसके माने से आईपीएस आईएएस का किससे होता है कमीशन, यूपीएससी कमीशन, यूपीएससी वगैरह कैसे बाकी सब चीज व्यवस्थाएं कैसे चले, वैसे इसको भी करवाइए, एग्जाम लीजिए बाकायदे उस लाइन पे। और जो, और दूसरी बात, अक्सर मालूम है क्या होना चाहिए, हायर जुडिशरी में लोग नीचे से जाना चाहिए। बता दो अब समस्या क्या होती है, जो ऊपर जजेस बैठे रहते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम, जो सीधा एकदम जिनके पैराशूटिंग होती है, सीधा आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, उनको ग्राउंड लेवल पे ट्रायल का इंट्रिकेसी जो लॉ का होता है, बहुत सारी चीजें उनको पता नहीं होता है, बता दूंगा। और वो वहां बैठने के बाद कई चीजें, मतलब कि ऐसा होता है कि उनको उसका कोई एक आइडिया नहीं होता है, और फिर क्या करते हैं वहां लोगों के साथ इंजस्टिस होता है। और दूसरी बात बता दूंगा आपको, अगर लोअर कोर्ट से प्रमोशन ऊपर कोर्ट तक होगा, देखिए एक और बड़ी समस्या है कि लोअर कोर्ट के जजेज जो होते हैं, होशियार होने के बावजूद भी बहुत कम ऐसे जजेज जो होते हैं जो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। वो बेचारे रिटायरमेंट उनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक होते होते उनका रिटायरमेंट आ जाता है। उसका नतीजा क्या निकलता है कि जो तेज तर्रार मेहनती ईमानदार जज होते हैं लोअर जुडिशरी में, उनका मनोबल टूट जाता है। जैसे आप हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप स्टूडियो से मेहनत कर रहे हैं आप, लेकिन आपको जब पता लगे इसके बाद हमारा कोई प्रमोशन नहीं है, या इसके बाद हम ऊपर नहीं जा सकते हैं, भविष्य नहीं हमारा, तो आप क्या करेंगे? फिर आपका मनोबल टूट जाएगा, आप मेहनत नहीं करेंगे, आप जो ईमानदारी आपकी बरकरार नहीं रहेगी, फिर आप भी जैसे लोग चलते वैसे चलना शुरू करेंगे आप। तो ये भी एक बुराई है। अगर ऊपर अगर आपको जाने का चांस मिलेगा तो वैसे ईमानदारी, वैसे निष्ठा वैसा दिखाएंगे आप, ताकि आपको ऊपर जाने का चांस मिले। बहुत सारी बुराइयां हैं, बता दूंगा आपको, ये सब जो अभी सिस्टम जो चल रहा नहीं, है। तो आप घनश्याम जी, आप क्या ऑफर कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, और फिर उसका एक टाइम बाउंड एलिवेशन हो, स्क्रूटनी हो, उसका परफॉर्मेंस हो,
और उसके आधार पर डिस्ट्रिक्ट लेवल से एलिवेट करके हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट से लेकर के फिर वो सुप्रीम कोर्ट आए। आप ये कह रहे हैं। परफेक्ट परफेक्ट, जैसे मेरा कि ही कहना यूनिवर्सिटी है। प्रोफेसर होते हैं तो करेक्ट। वो पहले लेक्चरर, फिर रीडर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर असिस्टेंट, फिर एसोसिएट, फिर प्रोफेसर, फिर सीनियर प्रोफेसर होते हैं। तो आप यही चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। इससे क्या होगा कि इससे जो मनमानी भी चल रही है खत्म हो जाएगा, और जो अयोग्य लोग वहां पे जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनका भी जो एक सफाया हो जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि कॉलेजियम को इमीडिएटली खत्म करो। करेक्ट। और अभी जो एक प्रक्रिया है, जो बार से जो आप जज अपॉइंट करते हैं, उसको आप उस बार में अपॉइंट ना करो। ये तो 2 पॉइंट हुए अभी तक में, ठीक है। करेक्ट। तीसरा करेक्ट। पॉइंट क्या है आपका? 15 तो पूरा नहीं तीसरा, कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि कम से कम 5 पॉइंट कवर कर लें आज जी। देखिए, थर्ड आप पॉइंट क्या है? देखिए लेटर ऑफ डिमांड जो मेरा, उसमें देखिए जो पॉइंट नंबर जो है कि हमने जो भी आपने डिस्कस किया, हमने जी एग्जैक्टली वही चीज बोला है। पॉइंट नंबर 13 में देखिए, डिमांड नंबर जो 13, उसमें बोला है हमने कि एबुलिशन सिस्टम खत्म करने के लिए, सॉरी, कोलिजियम सिस्टम एबुलिश करने के लिए, और हमने लिखा है एक कमीशन बनाया जाए जिसके थ्रू अपॉइंटमेंट होना चाहिए, सीधा मैंने लिखा है। और आपको बता दूं, एक और बड़ी समस्या है हमारे देश में कि हाई कोर्ट जो है, सारी हाई कोर्ट, देखो हाई कोर्ट है, सारे हाई कोर्ट का पावर एक जैसा है। कानून में हर कोई हाई कोर्ट का पावर किसी से कम और ज्यादा नहीं है। और लेकिन मैंने एक चीज देखा है कि हर हाई कोर्ट का अपना अपना अलग अलग रूल्स है। ये भी एक समस्या पैदा करता है, लिटिगेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं। क्या होता है कि मेरा ऐसा एक डिमांड है कि भाई सारे हाई कोर्ट का रूल्स एक जैसा क्यों नहीं बन रहा है, फाइलिंग से लेकर के और जितने रूल्स होते हैं। कि मान जैसे होता है फॉर एग्जाम्पल, कई सारे हाई कोर्ट में क्रिमिनल मैटर में इंट्रा कोर्ट अपील है, मतलब नीचे से डिवीजन बेंच पे आप जा सकते हैं। कई कोर्टों में नहीं है, सिविल मैटर में कहीं है कहीं नहीं है। भैया एक जैसा बनाओ ना यार, फाइलिंग का जो आपका रूल्स है, फॉर्मेट है, वो एक जैसा बनाओ आपने। उसमें होता क्या है, देखिए आज के डेट में जो आज जो ग्लोबल विलेज की हम बात करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि महाराष्ट्र मुंबई का व्यक्ति लिटिगेशन फेस कर रहा है, दिल्ली में, इलाहाबाद में, कर्नाटका में, मद्रास में, कहीं भी फेस कर रहा है, कोलकाता में, कहीं पूरे कंट्री में कहीं फेस कर रहा है। अब हमारे जैसे वकील जो सब जगह थोड़ा सा जाते हैं, आउट ऑफ बॉम्बे जिनका है, तो उसमें समस्या क्या होती है कि हमको फिर वहां के हाई कोर्ट के रूल के हिसाब से हमको डिफिकल्टी होती है। फिर वहां के रूल्स के हिसाब से हमको थोड़ा सा फाइलिंग में, मैटर बनाने में, करने में, रूल्स में सब पता करने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा हो जाता है। उसको क्यों नहीं खत्म किया जाए, एक जैसा बनाया जाए सारे हाई कोर्ट का रूल्स एक जैसा। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरा डिमांड बता दो क्या है आपको, कि जो अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, देखिए ये जो जुरिडिक्शनल हाई कोर्ट था, जैसे आज मुंबई का महाराष्ट्र का मैटर महाराष्ट्र हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट सुनेगी, कलकत्ता का तो कलकत्ता सुनेगी। इसके पीछे लॉजिक क्या था कि लोगों को सुविधा हो गई। पहले टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं थी। अब महाराष्ट्र, अब कलकत्ता के आदमी को या दिल्ली के आदमी को या मद्रास के आदमी को मुंबई आके अगर हियरिंग करना पड़ेगा तो उसको तकलीफ होगी। इसके लिए चलो भाई उसका वहां पे उसका एक हाई कोर्ट बना दिया गया वहां के काम के लिए। मेरा ये है कि वीसी का जो भी सिस्टम, टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गई है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के लाइन पे आप हाई कोर्ट के मैटर की सारी हियरिंग क्रिस क्रॉस हियरिंग क्यों नहीं करते हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुंबई हाई कोर्ट का मैटर है, फाइल होता है कोई, इसको दिल्ली हाई कोर्ट सुनेगी, मतलब रैंडमली मैटर किसी भी हाई कोर्ट में जा सकता है। आपको बताया नहीं जाएगा मैटर, एक दिन पहले आपको मालूम पड़ेगा कि मैटर कहाँ लगा है। आपको मैटर, भाई आप वकील हो, आप तैयारी करो, आपको किसी भी हाई कोर्ट में रिकमेंड करना है, और ये जो मैटर होता है किसी भी हाई कोर्ट में लग सकता है, अल्टीमेटली है हाई कोर्ट में ही। ऐसे फॉर एग्जाम्पल जैसे एक क्वाशिंग ऑफ एफआईआर का हमने पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट में क्वाश एफआईआर कराने के लिए, सारे हाई कोर्ट का सेम पावर है, लॉ सेम है। तो वो अगर महाराष्ट्र का मैटर मुंबई का मैटर है तो मुंबई हाई कोर्ट में वो नहीं लगेगा, वो मैटर देश से किसी और हाई कोर्ट में जाएगा। आप यहां से बैठ के वीसी के थ्रू हियरिंग करो। क्या बात है, आप ज्यादा बहुत शानदार, तो इससे बहुत क्या होगा, शानदार। जो जो लोकल इन्फ्लुएंस होता है, जो लोकल चीजें होती हैं, भाईचारा होता है, जो संबंध होते हैं, इसमें देखिए इसमें करप्शन का चांस बहुत कम रहेगा। और किसी कारण समझो उस दिन मैटर नहीं चला उस कोर्ट में, तो नेक्स्ट डेट को मैटर कहीं और हाई कोर्ट में आ सकता है, इधर भी आ सकता है। लेकिन कम से कम 12 घंटा पहले उसकी सूचना हो जाएगी। हाँ, 24 घंटे पहले हो जाए, 24 घंटे पहले हो जाए, बोलता 12 घंटे 24 घंटे पहले हो जाए, एक दिन लेकिन उसमें उसका भी फिर लूप होल्स निकाल लेंगे कि चलो महाराष्ट्र में हमारा फेवरेबल नहीं चल रहा है तो गुजरात में हमारा फेवरेबल मिल जाएगा, बिहार में मिल देखिए जाएगा, ऐसा भी हो देखिए सकता उसमें क्या होगा ना, उसमें बहुत कम चांसेस है, जो इतना है। जो उसके मनमानी चांसेस चला है, बहुत इतना कम हो जाएंगे। चांसेस बहुत कम है। हाँ। देखिए ये तो ये समझ लीजिए, ये तो नियम सृष्टि का कुछ ऐसा है,
अगर एक कानून बनता है तो कानून तोड़ने वाले कहने के लूपहोल निकाल लेते हैं, लेकिन हमको देखना है कितना कम उसका कानून का मतलब उल्लंघन हो सकता है। तो इसमें बहुत कम चांसेस है। जो आज एकदम दुकान खोल के बैठे हैं लोग, वो बातें नहीं हो पाएंगी वहां पे। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप जाओ, फेस वैल्यू आप दिखाओ, चमचागिरी करो, आप भाईचारा करो आप। अब समझो मेरा यहाँ किसी जज से बहुत जमता है, यहाँ के मैं बहुत हॉब नॉब करता हूँ, मेरा बॉम्बे हाईकोर्ट में जमता है कई जजों से, जहाँ मैटर जाएगा। लेकिन अब कलकत्ता चला गया, हमको कौन जानता है वहां पे, हम क्या कनेक्शन वहां लगाएंगे बता दूं आपको। वो करने में बनाने में समय लगता है ना, तब तो पता लगा नेक्स्ट डेट को हमारा मैटर दिल्ली हाईकोर्ट में जा सकता है, इलाहाबाद में लग सकता है। भाई जाके आर्गूमेंट करो आप। आपको तो आर्गूमेंट करना है, फैक्ट्स आपका वही रहेगा, लॉ वही रहेगा, कहीं भी आर्गूमेंट कहीं जान दो मैटर को लगने दो। अगर ये इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से ट्रांसफर की भी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, फिर ट्रांसफर, वो जो आपका जो एक पहला सवाल था कि बार हाँ, से जो जजेस को लिए जा रहे हैं वो अपने ही बार में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं उसमें कि वहां का मैटर आपको नहीं आने वाला है। रहो खूब बार में, करो खूब जो करना है करो, आप समझे ना। तो ये सब क्या है, काफी कुछ हाँ, मतलब कि ठीक हो सकता है। थोड़ा नहीं सा आप एक समस्या थोड़ा सा वहां पे आ सकती, तो भी आ सकती है ट्रांसफर न होने की वजह से। घनश्याम जी, आप कह हाँ, रहे हैं कि सारी दुकान बंद हो जाए। हाँ, आप तो क्या कर रहे हैं? आप तो दुकान बंद कर रहे हैं। वो दुकान बढ़ाना चाहते हैं, आप दुकान बंद करवाना चाहते हैं। कैसे इसीलिए हम होगा? कह रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये केवल हमारे लेटर लिखने से शायद नहीं होगा। इसके लिए लोगों को साथ में आना पड़ेगा, वकीलों को इकट्ठा होना पड़ेगा, जो अच्छे वकील हैं, जो कि ईमानदार वकील हैं। जनता को आना, अल्टीमेटली सफरर कौन है? जनता है, आम लोग हैं सफरर। देखिए वकील का हम्म। तो क्या है, वकील का तो जैसे चलता है चला लेगा, लेकिन लोगों का क्या होगा बताइए? जो तो आदमी तीन कैपेबल चार नहीं मिनट है। और है तो एक और हाँ जी। पॉइंट डिस्कस कर लें, 5 पॉइंट हो ही जाए। बड़ा अच्छा किया तीसरा, आपने। एक तो कॉलेजियम को आप कह रहे हैं एबॉलिश करने के लिए, दूसरा कह रहे हैं कि बार से जो जज ले रहे हैं उनको आप उसी कोर्ट में ना रखें, उसका ट्रांसफर करें। तीसरा आपने कहा कि क्रिस टेक्नोलॉजी का क्रॉस हियरिंग, इंटरवेंशन मैक्सिमम हो और फौरन से पेशतर उसको आप जो है दूसरे कोर्ट क्रिस में क्रॉस लगाएं और हियरिंग, 12 क्रिस क्रॉस घंटा हियरिंग, पहले। क्रिस क्रॉस हियरिंग, हाँ। क्या कहते हैं उसको? क्रिस क्रॉस हियरिंग, क्रिस क्रिस क्रॉस, क्रॉस यस, हियरिंग। क्रिस क्रॉस हाँ, हो जाए, क्रिस क्रॉस हाँ, हो हाँ, जाए। और हाँ। चौथा क्या बोल रहे हैं? चौथा देखिए ऐसा है कि कोविड के बाद में बहुत सारे कोर्टों में लाइव स्ट्रीमिंग होता है, कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, हाँ। लेकिन एक कंपलसरी नहीं है। बता दूं, जैसे हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट में है, बता दूं, कोई भी हम्म। जज, कोई भी कोर्ट का हमारे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती है। एक कंपलसरी हम्म। कर दिया जाए और सारी प्रोसीडिंग का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाए। इससे और आम ट्रांसपेरेंसी क्या पब्लिक के लिए रहेगी? भी खोल दिया जाए, आम पब्लिक के लिए खोला जाए या हाँ, उसको? और रिकॉर्डिंग होने का एडवांटेज देखिए क्या होगा। मैं तो कई बार मैं खुद फेस किया, बाकी लोग फेस करते हो, मैंने किया है। तो देखिए जब कोई बात कोर्ट में होती है, जैसे देखिए जज और वकील दोनों ह्यूमन बीइंग हैं। कई बार इस हम्म। बात को लेकर जज वकील में थोड़ा सा बहसी बहस जो है, गर्मा गर्मी होती है। तो जज क्या है, कई बार मिसबिहेव करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, और वकील बेचारा अगर रिएक्ट करता है कुछ अपने स्वाभिमान के लिए, तो उसके खिलाफ गलत ऑर्डर पास होता है, कंटेम्प्ट होता है। ऑर्डर में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ, 2-4 बार मेरे साथ ऐसा हुआ, रिकॉर्डिंग करते हैं कि आपका कंडक्ट ऐसा रहा है। अब उसमें अगर आप कुछ करते हो, अगर ऊपर जाते चैलेंज करते हो, तो क्या होता है, कोर्ट का रिकॉर्ड सैंक्रोसैक्ट माना जाता है। वो जो कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिया उसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता है। अब होता क्या है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, गलती जज ने किया, सारी बात जज ने गलत किया, लेकिन आपके खिलाफ वहां लिख दिया है अपने ऑर्डर में कि आपके कंडक्ट को लेकर के लिख दिया है, या कंटेम्प्ट इशू कर दिया है आपको, किसी बात को कंडक्ट को लेकर के, तो वहां पे क्या होता है, कंडक्ट मीन्स कोर्ट का जो व्यवहार, कोर्ट में आपका जो व्यवहार है, आपने गर्म होकर बात किया या आपने ब्लंडली कोई जवाब दे दिया, तो ऐसे में क्या होता है कि आपके सपोर्ट में कोई आने वाला नहीं है। वहां रहता है हम्म। कौन? देखिए रहता कौन है, कोर्ट का स्टाफ रहेगा, बाकी वकील रहेंगे। तो वकील, हम्म। दूसरे वकील आपको जज के अगेंस्ट में बोलने के लिए आपके फेवर में नहीं आएंगे। ठीक कोर्ट का बात जो है। ऑफिसर स्टाफ वो भी आपके फेवर में बोलने को नहीं है। बच्चे आप अकेले हो गए आप। और कई बार हम्म। तो क्या होता है, क्लाइंट भी आपका साथ छोड़ देता है। अगर क्लाइंट बोले भैया तुम कोर्ट में थे, चलो एफिडेविट फाइल करो, ऐसा ऐसा हुआ है, जो जज ने हम्म। लिखा है गलत लिखा है, कई बार क्लाइंट भी हम्म। साथ आपका छोड़ देगा। आप क्या करोगे हम्म। आप? लेकिन अगर कोर्ट पे रिकॉर्डिंग हो रहा है तो दूध का दूध पानी का पानी रहेगा। अगर अगर वकील कोई कंप्लेन करता है, जज ठीक के बात है। खिलाफ कुछ करता है, तो उसको रिकॉर्डिंग देखो किसने क्या किया है। अच्छा, इस बीच में मेरा एक सवाल है, ऐसे कितने परसेंट मामले होते हैं
जिसमें जज सौ विवेक से फैसला करता है। क्योंकि जज तो क्या है कि कानून के बाहर नहीं जा सकते। जो कानून है, जो सेट प्रेसिडेंट है, मान लीजिए केस लॉज हैं, सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज हैं, और उसके रेफरेंस में जो केसेस आ रहे हैं, उन्हीं के पेरिफेरी में जजेस को निर्णय देने पड़ते हैं। लेकिन ऐसे कितने मामले होते हैं कि सेट केस लॉज के बाद जो केस है, जो कानून है, उसके बाद भी जज को अपना स्व विवेक इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए क्या था, कानून में ऐसा है ना आशुतोष जी कि यहाँ पे 2+2 4 ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पे यहाँ को 2+2 को जज 5 भी बोल सकता है, बता सकता है और कर सकता है। कोर्टों में 90% जो फैसले होते हैं डिस्क्रिशनरी कोर्ट का पावर होता है। लॉ भी है तो लॉ में कोई कंसिस्टेंसी एकदम नहीं है। जैसे बेल का मैटर ले लो, पासिंग का मैटर ले लो, लॉ है, एक पैरामीटर दिया गया है, लेकिन उसमें भी 3-5 घुमाने फिराने का जज को चांस रहता है। तो जजेज क्या करते हैं कि उसी का फायदा उठाते हैं। बता दूंगा, अब जैसे लॉ है, कोई चीज आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया गया। जैसे एग्जाम्पल में दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल लॉ क्या है, समझो चार्ज फ्रेम करना है, जज को चार्जशीट फाइल होगा किसी आरोपी के खिलाफ, चार्ज फ्रेम करना है। अब चार्ज फ्रेम करने का क्राइटेरिया क्या सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, अगर समझो एविडेंस ज्यादा नहीं है, मियर सस्पिशन है, तो कोर्ट डिस्चार्ज कर सकती है। लेकिन अगर ग्रेव सस्पिशन है देन चार्ज शुड बी फ्रेम। अब लॉ लेट डाउन कर दिया, सस्पिशन है, ग्रेव सस्पिशन। अब बताइए ऐसा लॉ लेट डाउन, अब इसका क्या पैरामीटर है। मैं जज हूं, मुझे आपका चेहरा पसंद नहीं है, आपसे आपने मेरे साथ बदतमीज किया, आपने थोड़ा बोल लिया, आपने आर्गुमेंट किया, मुझे आपको रिलीफ नहीं देना है। मैं क्या करूंगा, ऑर्डर में लिख दूंगा देयर इज ग्रेव सस्पिशन एंड देयरफॉर इट इज फिट केस टू फ्रेम द चार्ज। क्या करोगे आप बताइए। तो शब्दों के साथ जो शब्दों का जो जाल होता है, उसके साथ सब जाल के साथ खेल के ऐसा होता है। और जहां तक आप बता रहे हैं विवेक का, स्व विवेक का जो है कि उपयोग करना, खैर जजे तो करते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बता रहा हूं जितने बड़े मैटर होते हैं, जितने बड़े मैटर, हाई प्रोफाइल मैटर होते हैं, वहां पे कोई भी फैसला कानून के हिसाब से मेरिट पे बहुत कम होता है। वहां बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। वकील कौन खड़ा हुआ है, उसका जो है कि स्टैंडिंग कैसी है, उसका स्टेचर क्या है, उसका फेस वैल्यू क्या है, वो कैसे कनेक्टेड है, पार्टी कैसे कनेक्टेड है, वो सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक आम आदमी बेचारे का शायद केस होता है जो कि शायद प्योरली मेरिट पे शायद चलता है, जो गरीब है उसका अन्याय भी कई बार होता है। तो इसके लिए इसमें मेरा वो भी सजेशन है कि हर जज के ऑर्डर का हर 1 साल में या 3 साल में उसका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए जज के ऑर्डर का। इससे मैं जज हूं, मैं 3 साल में 3 साल के अंतराल में या 2 साल के अंतराल में मेरे सारे फैसले का ऑडिट होना चाहिए। ये भी मेरा डिमांड है। उसका कारण क्या बता दूं आपको, कई बार आइडेंटिकल मैटर में आपका कंट्राडिक्टरी, एकदम ड्रामेटिकली अपोजिट जजमेंट आता है जजेस का। क्यों ऐसा होता है भाई, लॉ जजमेंट क्या है, इट इज परसेप्शन ऑफ द जज। जैसे मैं जज हूं या आप जज हैं, आपकी निगाह में रेप का अगर चार्ज लग गया है तो आप उसको बहुत गलत मानते हो। आपका एक परसेप्शन है, आपका एक थॉट है, आप विचारधारा से हो कि रेप का चार्ज आ गया तो आप फिर बेल देने वाले नहीं हो। आप मतलब एकदम थोड़ा सा इतना बायस को आप बेल नहीं देते हो। तो आपका एक परसेप्शन तो हर मैटर में ऐसा होना चाहिए ना। पता लगा कि 10 मैटर में आपने नहीं दिया और 11वें मैटर में उससे सीरियस चार्ज, फिर भी आपने बेल दे दिया। कैसे दे दिया भाई, आपका परसेप्शन चेंज कैसे हो गया, कैसे चेंज हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजों को लेकर बता रहा हूं। तो उसमें तो क्या क्या होता है, जजों के फैसले की कोई फॉरेंसिक ऑडिटिंग और थर्ड पार्टी ऑडिटिंग का कोई व्यवस्था है या कोई नहीं है व्यवस्था अभी नहीं तक? है, कोई व्यवस्था नहीं है। मैं जो चाहता फैसले हूं हो कि गए हो गए, जो हो पीड़ित हैं वो हो गए। हो गए। और वो मेरा वो एक और कहना, वो सुनवाई के लिए दूसरी बार अपील वगैरह कर सकते हैं। लेकिन वो अलग जजों चीज है। ने जो अपने करियर में कितने फैसले दिए हैं, वो फैसले सही हैं या गलत हैं, इसकी ऑडिटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रणाली ही नहीं है। कोई प्रणाली नहीं है। और उसमें होता क्या है कि जो कैपेबल नहीं है या जो उतना पैसा खर्चा नहीं कर सकता है, सब फॉर एग्जाम्पल ऐसे 90% क्या 95% लिटिगेंट्स के लिए हाई कोर्ट लास्ट कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट में हर कोई नहीं जाता। अब ऐसे में क्या समझो, अगर हाई कोर्ट कोई गलत कर दिया, कोई फैसला हाई कोर्ट के जज ने गलत दे दिया है जो कि हर एंगल से गलत है, लेकिन अगर लिटिगेंट के पास अगर उसकी अगर कैपेसिटी नहीं है वकील एंगेज करने का सुप्रीम कोर्ट, तो बेचारा सफर कर गया और जज साहब तो काम करके अपना साइड में हट गए। तो ऑडिट जब होगा तो क्या होगा, मेरा ऐसा
एक डिमांड है कि ऑडिट किया जाए। अगर जज के ऑर्डर में काफी कंट्रास्ट दिखता है, दो चार ऑर्डर ऐसे आते हैं कि जहां पे उसने मतलब कि एक्सेप्शनली उसने डिपार्चर किया अपने सेटल प्रिंसिपल या विचारधारा से, तो दैट शुड बी ट्रीटेड ए मिसकॉन्डक्ट, ए केस ऑफ करप्शन। अगर आपने अपने टेंड से, आपने अपने सेटल व्यवहार से आपने डिपार्चर अच्छा, किया है। मैं समझ गया। अब मैं आपकी बात को ही थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको लगता है कि इस ऑडिटिंग में जो मैन पावर चाहिए, अब इसमें चैट जीपीटी का इस्तेमाल तो इतना नहीं हो सकता है, वो थोड़ा आपको करीब तक पहुंचा एआई सकता का है। थोड़ा ले सकते हैं, एआई का थोड़ा ले सकते हैं एआई का थोड़ा थोड़ा आप ले सकते हैं, लेकिन फिर एआई प्रोफेशनल चाहिए, फिर लॉ के उस तरह के मैन पावर चाहिए, क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट मैन पावर चाहिए, हर कोर्ट में चाहिए, हर सेक्शन चाहिए। फिर उसमें जो इनहेरेंट जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि सब में बर्गलरी करने की, फिर वहां शुरू हो जाएगा। तो इसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? डोंट यू थिंक दैट इट इज ए हरकुलियन टास्क? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत बहुत सिंपल बता ये दूं आपको। डुएबल नहीं है? नहीं नहीं, बहुत डुएबल बता दूं। इसके लिए क्या होता मालूम है, इसके लिए कि इंस्टीट्यूट बॉडी बनाया जाए, उसमें जो कि इंटेलिजेंट लोग रखा जाए, होशियार लोग हैं, मतलब उसमें भी ये जो है जूरिस्ट लोग ही रहेंगे, इस तरह के लोग रहेंगे उसमें। कोई नॉर्मल आदमी का काम नहीं है, मतलब कोई चलता फिरता कोई भी किसी डिपार्टमेंट का आदमी आगे करना शुरू कर देवे। उसमें लॉ से रिलेटेड लोग रहेंगे, तो लॉ का अच्छा खासा नॉलेज है। और मतलब उसके आप लिए ये क्या कह होता है। सकते हैं कि कोई जज किसी दिन अपने नॉर्मल कोर्ट की सुनवाई कर रहा है और किसी दिन वो ऑडिटिंग टीम में है, वो ऑडिट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है अपने ऐसा भी हो पीयर जज सकता का, है, करेक्ट, ऐसा भी हो अपने सकता पीयर है। जज का या अपने सबऑर्डिनेट का। करेक्ट। और या तो एक जो है कि आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी उसको बनाओ ना, अलग से एक ये व्यवस्था करो ना। आप देखिए, आज बता दूं, सरकार बाकी लिए काम करे कि नहीं कर रही है। आज आप फ्री का दुनिया भर का हर सरकारें बांटती हैं, लोगों को सब देती हैं, पैसा खर्चा करती हैं। इसके लिए खर्चा क्यों नहीं खर्चा करोगे भैया? जो बेसिक है, न्याय तो बेसिक है ना, न्याय तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। आप देखिए, अल्टीमेटली आदमी सब कुछ थकता है तो कोर्ट में जाता है। अगर गरीब आदमी का, एक कमजोर आदमी का सहारा क्या है? कोर्ट ही है ना। तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप खर्चा क्यों नहीं करोगे भाई? ये कोई लॉजिक नहीं कि इसमें बहुत खर्चा लगेगा या हमारा बहुत मुश्किल, कुछ मुश्किल नहीं, बता दूं, कुछ भी मुश्किल नहीं है करना। तो इससे क्या होता है, जज को एक डर रहेगा, भाई मैं गलत करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं गलत करूंगा पकड़ा जाऊंगा। आज क्या होता है, इससे मैं जज हूं, समझो कोई जज है, करप्शन कर दिया, उसको क्या डर है मालूम है क्या होगा? याद हमारा ऑर्डर सेट साइड हो जाएगा, उससे क्या फर्क गिरता है, वो होता है लोगों को। और दूसरा मैंने एक और ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है कि जैसे लोअर कोर्ट का ऑर्डर ऊपर कोर्ट में अपील में जाता है, जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑर्डर सेशंस कोर्ट में गया, या सेशन कोर्ट ऑर्डर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में गया, अपील में ऊपर जब अपील या रिवीजन में जाता है, तो उस टाइम पे एक व्यवस्था ऐसी भी की जा सकती है कि जो हायर कोर्ट होगा, जिस कोर्ट में ऑर्डर चैलेंज हुआ है, वो कोर्ट जब अपील या रिवीजन या रिट जो भी डिसाइड करेगा, उस टाइम पे फैसला देने के टाइम पे जब वो जज का ऑर्डर को, लोअर कोर्ट के ऑर्डर को सस्टेन कर रहा है या सेट साइड कर रहा है, उस समय वहां पे को पॉइंट जज देगा, वो बेंच एक पॉइंट देगी, हायर जुडिशरी का जज जो रहेगा एक पॉइंट देगा कि भाई ये फैसला फैक्ट्स पे कितना सही था, लॉ पे कितना सही था, जज ने कितना परसेंट एरर किया इसमें। तो उसको एक उसके प्रमोशन डिमोशन इस समय उसका वो रखा जाएगा। क्या होता है, तो इससे आपको एक डर रहेगा। मतलब एक जज को, जज डर को जाकर ऊपर में मैटर जाएगा तो इसका हमको मार्किंग मिलेगा, हम गलत करेंगे ज्यादा। तो उसमें क्या होता है, आप जानबूझ के गलती नहीं, देखो ह्यूमन एरर है, कई बार आप डिस्क्रिशनरी पावर है, आपका जजमेंट कहीं गलत हो सकता है, बैलेंस उसका एक पैरामीटर है उसका, वो गलत नहीं होता है। लेकिन आप बदमाशी जान के करप्शन आप नहीं करोगे, आप फेवरेटिज्म नहीं करोगे, नेपोटिज्म आप नहीं करोगे, कि आपको डर के पकड़े जाओगे और आपके आगे फ्यूचर खराब हो सकता है। एक व्यवस्था हो सकती है, क्यों नहीं होती ऐसी व्यवस्था? आज जैसे बता दो, ऐसे फैसले आते हैं, बता दो, हमने देखा है जहां पे कि लगता है कि अगर हमारे बस में है तो जज को उसी दिन इसको डिसमिस करना चाहिए। ऐसे जज का ऑर्डर ऊपर आता है, चैलेंज होता है, क्या होता है, सेट साइड हो जाता है, बस कुछ नहीं, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, वो मनमानी करते जा रहे हैं। तो अगर ये व्यवस्था अच्छा, कर दिया जाए अच्छा, तो बहुत इससे बहुत काफी खूब। सुधार तो हो ये सकता पांच पांच बिंदु आज हम लोगों ने डिस्कस किए, पांचों है। हाँ को जी। एक बार फिर से समअप करते हैं। और एक आखिर में हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि अभी तक जुडिशियल कमीशन, जुडिशियल रिफॉर्म के लिए कितने गठित हुए हैं? मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। या भारत में जुडिशियल रिफॉर्म के लिए कोई सीरियस कमीशन अभी तक बना है, जिसका क्या क्या फाइंडिंग्स है और उनके प्रस्ताव क्या थे? देखिए बता दूं आपको, जहां तक हायर दूसरी का सवाल है, तो कोई एक ही वही गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट आई 2014 में, उन्होंने वो एक्ट लेकर के आया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया। उसके बाद कभी कोई प्रयास ही नहीं हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, सब ऐसे कोलिजन सिस्टम से सब चल रहा है।
कोई प्रयास नहीं। हम्म। लोअर लेवल पे एग्जाम वगैरह होता है, लेकिन वो भी कौन है, जज लोग एग्जाम लेते हैं, हाई का लोग बैठ के एग्जाम लेते हैं, वहां भी सब चलते रहता है। बता दूं ऐसे से जज बन के आए हैं, बता दूं उनको जजमेंट लिखने नहीं आता है। मैं बता दूं कि मैटर मैंने किया है, बता दूं आपको, आर्गूमेंट किया है 2024 से आज तक, अभी तक ऑर्डर पास नहीं किया जज ने। 2024 को मैं हाई कोर्ट में लेके जा रहा हूँ, बताइए, कल्पना करिए। और ऑर्डर क्या मालूम है, हम एफआईआर करने का ऑर्डर मांग रहे हैं, ऑर्डर 156 का हम ऑर्डर मांग रहे हैं, 2024 में आर्गूमेंट हुआ है, आज तक फैसला नहीं किया, बताइए। और आर्गुमेंट कंप्लीट हो गया है 2024 में, बताइए, आज 2026 चल रहा है। मतलब 2024 में हर पार्टी का आर्गुमेंट कंप्लीट है, अब उनको सिर्फ ऑर्डर करना है। हाँ, अभी तक ऑर्डर नहीं किया। अभी एक और कोर्ट वो बता दूं, अभी एक 2024 से कोर्ट, लेकर 26 तक में कोई ऑर्डर नहीं हाँ, हुआ है। ऑर्डर इनकॉम्पिटेंट है, उसका ऑर्डर कर ही नहीं रहा है। और आपको बता दूं, एक मैटर मैंने तो चलाया ये था ऐसे। कंटेम्प्ट है क्या, ये कंटेम्प्ट है क्या, ये देखिए, प्राकृतिक न्याय की अवहेलना है? देखिए, कंटेम्प्ट की जो डेफिनेशन होता है, सेक्शन 2 जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का होता है, डिफाइन करता है। उसमें 2C रोमन 2 क्या बोलता है, कंटेम्प्ट का परिभाषा है, एनी एक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ विच टेंड्स टू इंटरफियर विद ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। आपका कोई काम अगर न्याय के रास्ते में आ रहा है, इंटरफियर करा, तो कंटेम्प्ट होता है, उस कैटेगरी में फिट बैठेगा। ये क्या है भाई, आप 2024 का मैटर, आप आर्गूमेंट सुने हो, आपको बताइए, अब जज अगर फैसला भी करना चाहे, क्या फैसला करेगा? सारी बात उसको याद रहेगी, जो मैंने आर्गूमेंट किया, किसने आर्गूमेंट किया, जो भी कोई भी किया हुआ है। रिसेंटली बता रहा, अभी एक मैटर मैंने चलाया था, मार्च में आप तो मैंने ये आर्गूमेंट कह किया। रहे हैं, हमारे पास एक डेटा है जिसके हिसाब से 9 लाख ऐसे केसेज हैं जिसको अदालतों ने डिग्री कर दिया है, ऑर्डर कर दिया है, अब उसका एग्जीक्यूशन होना है और एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। देखो, मैंने वो तो अदालती अलग, फैसले की तामील नहीं हो रही है। देखो वो तो अलग 9 एस्पेक्ट हो लाख गया। देखो, वो तो उसके अलग प्रोसीजर, उसमें टाइम लोग अलग चीज हो गई, लेकिन एक ग्रॉस देखिए कि जज ने सुन लिया है मैटर को, 2 साल तक ऑर्डर पास नहीं कर रहा है, बताइए वो जज क्या फैसला करेगा। और आपको बता रहा हूं अब क्या हो गया है, एक जमाना के 10 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं आशुतोष जी, हर कोर्टों में 90% फैसले आर्गूमेंट सुनने के बाद ओपन कोर्ट में इंस्टेंटली जज डिक्टेट करते थे। आपने आर्गूमेंट कर दिया, दोनों पार्टी ने कर दिया, मैटर हो गया, तुरंत फैसला देते थे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया कोई, जहां पे बहुत सारे फैक्ट्स इन्वॉल्व है, लॉ पॉइंट इन्वॉल्व, तो रेयर केसेस में मैटर रिजर्व, जजमेंट रिजर्व होता था। और खास करके ट्रायल के मैटर, जिसमें बहुत सारे एविडेंस है, गवाह है, साक्षी आए हैं, वो सब पर यूज करना, उनको गो थ्रू करना है, ऐसे में बाकी नॉर्मल और 90% मैटर में नहीं होता था। अब उल्टा हो गया, अब हाई कोर्ट से लेकर के, कम से कम हाई कोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ, नीचे कोर्ट तक, मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, बताओ तो स्थिति ऐसी हो गई है कि किसी भी मैटर में आपको इंस्टेंटली कोई जज ओपन कोर्ट में डिक्टेशन दे ही नहीं रहा है। मतलब आपका सुन रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, 6 हफ्ता। अभी बता दूं, मैं एक मैटर चलाया हूं अभी, मार्च में मैंने जो है कि आर्गूमेंट किया, तो कंक्लूड हो गया था सारी पार्टियों का, हमारे अपोजिट पार्टी का, मार्च 2026 में जज ने 7 बार डेट दिया, ऑर्डर पास नहीं किया। अभी जो जुलाई में फिर रखा था ऑर्डर पास करने के लिए, वही तब से चल रहा था, जुलाई में ट्रांसफर हो गया, बताइए जज, अब हमको वापस आर्गूमेंट करना पड़ेगा। थोड़ा मैटर डिफिकल्ट मैटर था, मतलब थोड़ा सा इतना आसान मैटर नहीं था। उनको जज महोदय को लगा होगा कि चलो, उनको पता है थोड़ा मैं टालूंगा तो मेरा ट्रांसफर, मेरा जान बच जाएगा ऑर्डर पास करने से, स्थिति आ गई, बता दूं आपको। इसके ऊपर कानून कुछ होना चाहिए। और देखिए, तो आप जज हो, आपके पास हम्म, समझो आपके बोर्ड पे सैकड़ों मैटर हैं, मैंने एग्रीमेंट आज कर दिया, 2 महीने बाद आपको क्या याद रहेगा, बताइए क्या याद रहेगा? हमारे मैटर को याद रहेगा मैंने क्या आर्गूमेंट किया, सामने वाला क्या किया, क्या क्या फैसला करोगे, बताइए ना। गेस वर्क में आप काम करोगे, करना चाहोगे तो। इसको न्याय बोलेंगे, आप तुरंत फैसला करो ना, फैसला तुरंत करना चाहिए, तुरंत सुनाओ आप फैसला। नहीं, क्यों नहीं सुना रहे हैं? क्योंकि वो योग्य नहीं है, उनकी एबिलिटी नहीं है, उनकी कैपेसिटी नहीं है। वो समझेंगे, सोचेंगे, किसी से एडवाइस लेंगे, उनके भी अपने सीनियर हो सकते हैं, कोटरी हो सकती है, ये हालत बता दो। तो व्यवस्था मतलब जुडिशियल सिस्टम पूरी तरह से रॉटन है, जो चर्चा हो रही है। आप जिस बारीकी से एक एक मुद्दे को उठा रहे हैं, आज तो हमने सिर्फ 5 मुद्दे को लिया और हम 45 मिनट्स के आसपास बातचीत कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इसे सीरीज में करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो 15 एक साथ में, एक पॉइंट्स साथ हैं, में नहीं हो पाएगा, एक साथ में नहीं हो पाएगा, सात सात अलग 5-7 मुद्दे, राइट 7 राइट। मुद्दे आज हमने डिस्कस कर लिए। तो और जो अभी 8 मुद्दे बचे हैं वो नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा कि चाहे वो अपॉइंटमेंट का मुद्दा हो, ऑर्डर पास करने का मुद्दा हो,
सुनवाई का मुद्दा हो, ये तो देखने के बाद घनश्याम जी ऐसा लग रहा है कि इस पूरी व्यवस्था को बंद कर देना चाहिए और नई व्यवस्था शुरू करनी चाहिए। देखिए, स्थिति कुछ इसी तरह की है, बता दूंगा आपको। जो स्थिति है देश की न्यायपालिका की, इसी तरह की है, बता दूंगा। और आज बता दूं, स्थिति ऐसी हो गई है, किसी जज का कोई टाइम टेबल नहीं है बैठने का, बता दूंगा आपको। एक जमाना होता था कि जज के साथ टाइम पे, एकदम 11 बजे अपने टाइम पे, या जो उनका टाइम 10:30 उनका टाइम बैठते थे, आज वो भी नहीं है, फॉलो कर रहे हैं, बता दूंगा। कोई पूछने वाला नहीं है, बता दूंगा। हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट में कितने जज हैं टाइम पे नहीं बैठते हैं, बहुत लेट बैठते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और डेली, मतलब डेली बेसिस पे लेट बैठते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन वाली बात है और कुछ कोई समस्या आ गई, डेली बेसिस पे लेट बैठते हैं। समय पे जज आ ही नहीं रहे हैं। समय पे आ ही नहीं रहे हैं। तो क्या बहुत उसका बहुत वॉल्यूम शुक्रिया जो, घनश्याम उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 45-46 मिनट की आज बातचीत हुई है। जल्दी हमारी आपकी सौदेह मुलाकात भी होगी। अभी तो हम लोग, आप मुंबई में हैं, हम दिल्ली में हैं, जल्दी ही हम लोग आमने सामने मिलते हैं। और आप जो कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि देश एक बॉइलिंग पॉइंट पे खड़ा हो गया है, और अगर माननीय जज नहीं सुधरे या नहीं संभले, या उन्होंने कोई अपने तरीके से कोई कोशिश नहीं की, होता यह है घनश्याम जी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आए, उनको 1.5 साल रहना है, रिटायर कर जाना है, फिर दूसरे आए, 1.5 साल रहना है, रिटायर कर जाना है, जो अभी तक का जो सिस्टम है। तो कोई हाथ जलाना नहीं चाहता है, क्योंकि यही वो इसके तो लाभार्थी रहे हैं ना, वो इस सिस्टम को वो एंजॉय कर रहे हैं पूरी तरह से। तो वो क्यों इसमें खलल डालेंगे। करेक्ट, लेकिन समस्या यही जनता है। को अब ये देखना पड़ेगा। हम अपने दर्शकों से ये अनुरोध करते हैं, आज का ये वीडियो न सिर्फ देखिए, बल्कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये आपकी सबसे बड़ी सहायता होगी हमारे लिए, जनता को अवेयर करना। और जिस जिस प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, हमारा क्यूबाइब को फॉलो कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, हमारे एक्स को फॉलो कीजिए, हमारे QYIB.in, PrakashTV.in, दोनों ATT प्लेटफॉर्म को फॉलो कीजिए। और इस तरह की खबर को इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। इस तरह की खबर को आप अगर लोगों तक पहुंचाएंगे, तो इससे बड़ा अवेयरनेस कुछ नहीं हो सकता है। और अगर आपने इस अवेयरनेस को आंदोलन में परिवर्तित कर दिया, तो आप मान के चलिए देश बहुत बड़े सुधार की तरफ बढ़ेगा। अन्यथा ये सिस्टमेटिक कोलैप्स की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। और अगर न्यायालय में सुधार हो गया, तो समझ लीजिए देश की आधी समस्याओं का समाधान यूं ही हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम उपाध्याय जी। मिलते हैं आपसे। नमस्कार।